दोस्तों नमस्कार। तो आज हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 नंबर को देखने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने भी डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का बिहार में फॉर्म भरा है तो आप ये मॉडल प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगा करके जाएं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट सेट से उठा लिए जाते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि आप यदि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट जितना बना करके आप जाइए उतना ही आप फायदे में रहिएगा, उतना ही ज़्यादा नंबर आप ले करके आइएगा। क्योंकि बच्चों देखिए होता क्या है कि पढ़ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर उनका नंबर नहीं आ पाता है। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो इसके लिए हम आपके लिए आज हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 लेकर के आए हैं, जिसे आप आराम से इसको देखिए, समझिए। यदि एक बार में नहीं आए समझ में तो बार बार इसको देखिए, 2 बार 3 बार वीडियो देख करके इसको ज़रूर से ज़रूर कंफर्म कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 नंबर चालू करते हैं, जो कि हमारा डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित है। अभी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है, जो कि 2026 में डीएलएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम होने वाली है और इसका डेट जो है पुनः बढ़ा दिया गया है। यदि अभी भी बहुत सारे बच्चे नहीं भरे हैं, जो छूटे हुए हैं, तो उन्हें भी आप जानकारी दे सकते हैं। यानी 24 जनवरी 2026 तक डेट को बढ़ा दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सेक्शन है वह है सामान्य हिंदी का। तो आप ये देख सकते हैं कि हिंदी में भी नंबर हमें लाना पड़ता है, क्योंकि हिंदी में भी आप नंबर अच्छे खासे ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? तो पहला प्रश्न कहता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो देखिए प्रतिस्थापित करना है हमको रेखांकित खंड को। तो कहता है कि मुझे पनीर की मिठाई बहुत पसंद है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि पनीर का मिठाई है ना, इसको हमको हटा करके और इसके जगह पर जो हमारे पास 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं, उन चारों ऑप्शन में से एक को हमें कोई रखना है जो सबसे बेस्ट होना चाहिए, है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन में कि पनीर को मिठाई, ये तो होगा नहीं, बोलने से ही लग रहा है। पनीर की मिठाई ये लग रहा है ना। फिर भी हम लोग आगे का ऑप्शन को देखते हैं। पनीर में मिठाई ये भी नहीं होगा, पनीर से मिठाई ये भी नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वह पनीर की मिठाई यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, है ना। तो प्रधान यानी कि प्रधान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो प्रधान का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं हेड यानी कि मेन, जिसको मुख्य भी कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही यानी कि सी हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी कि हमको इसमें गलती पार्ट को ढूंढना है कि आखिर इसमें गलत क्या दिया गया है ना। तो देखिए कहता है कि समय की गति बड़ी अद्भुत है, समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती है। सही बात है। तो इसमें हमें कहाँ पर कोई शब्द में यानी कि सेंटेंस में मिस्टेक नज़र आ रहा है, तो उसको हमको ढूंढना है। तो कहता है कि प्रतीक्षा नहीं करती, बड़ी अद्भुत है, समय की गति या समय किसी की भी, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि समय की गति बड़ी अद्भुत है, समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। तो यही जो है प्रतीक्षा नहीं करती, इसी को हम लोग यानी कि त्रुटि मान करके चलते हैं। यही हमारा गलत पार्ट हुआ। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें गलत ढूंढना था। आगे देखेंगे, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसमें कहता है कि घर के डैश अस्पताल है। आप देख सकते हैं घर के द्वारा क्या हो सकता है, तो नहीं हो सकता, ये गलत है ना। घर के सामने, सामने हो सकता है ना। अंदर, क्या घर के अंदर अस्पताल हो सकता है, तो नहीं, ये भी नहीं। घर के बिना अस्पताल है, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा, यानी कि घर के सामने अस्पताल है। चलिए पांचवा प्रश्न हमें क्या कहता है? पांचवा प्रश्न कहता है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। विलोम का मतलब होता है उल्टा, निर्मल, स्वच्छ, जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं कि इसका उल्टा जो हो जाएगा वो मलिन हो जाएगा, है ना, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं गंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा,
निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है ना। तो देखिए, कहता है नाक में दम करना, यानी कि एक तरह से हम लोग कह सकते हैं परेशान करना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत परेशान करना। चलिए बिना देर किए हुए अगले प्रश्न पर चलते हैं, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका अंत न हो, है ना। यानी कि आप ये पढ़े होंगे, हिंदी में जरूर आप पढ़े होंगे, है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो जिसका अंत न हो तो उसको क्या कहिएगा, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं अनंत कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो घर फूंक कर तमाशा देखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ये आप लोग गांव घर में भी इसको आप लोग जरूर सुने होइएगा, है ना, कि अपनी चीज़ों को कुछ लोग वैसे होते हैं जो खुद से बर्बाद कर लेते हैं और फिर उसको देखते हैं, है ना। तो इसके लिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपनी हानि करके मौज मस्ती करना। बहुत लोग समाज में आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे, तो इसीलिए ऑप्शन इसका बी यानी कि सही हो जाएगा, अपनी हानि करके मौज मस्ती करना। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, आप ये देख सकते हैं, 9 नंबर प्रश्न है। ये कहता है प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है शब्द कहलाता है। ये शब्द की परिभाषा है, हिंदी ग्रामर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ने को मिलेगा शब्द किसे कहते हैं। तो प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह क्या कहलाता है? तो शब्द कहलाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन योग रूढ़ शब्द है ना। तो योग रूढ़ शब्द की आप परिभाषा पढ़े होइएगा, तो उसके अनुसार आप चुन सकते हैं। चक्र पानी को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि योग रूढ़ कहते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, यानी कि जो कि हमारा प्रश्न होगा 11 नंबर, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? तो आप यदि यौगिक का भी परिभाषा हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे तो आप आसानी से इसको ढूंढ पाएंगे, है ना। तो यौगिक शब्द जो हमारा हो गया घुड़सवार, यही आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप एक बार हिंदी व्याकरण के बुक को भी जरूर पढ़ करके जाएं, ताकि उसमें बहुत सारे परिभाषा आपको याद होने चाहिए, तभी आप उस शब्द को खोज सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। तो कहता है कि समान एक ही उदर से जन्म लेने वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक ही उदर यानी पेट से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? तो सहोदर कहते हैं, है ना। आप लोग गांव घर में सुने होइएगा कि सहोदर भाई है ना। तो वही होता है, एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाले को सहोदर भाई भी हम लोग कहते हैं। आइए अगला हमारा जो मुहावरा है वह क्या कहता है कि बाँछे खिलना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना? तो आप जरूर प्रैक्टिस सेट लगा करके जाइए और अच्छे से अच्छे नंबर आपके एग्जाम्स में जरूर आएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अत्यंत प्रसन्न होना, है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाँछे खिलना का मतलब होता है। 14 नंबर प्रश्न जो हमको कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सरल शब्द का समानार्थी नहीं है? सरल तो जानते हैं यानी कि आसान, तो इसका जो है समान अर्थ नहीं है, इसका उल्टा हमको ढूंढना है ना। तो देखिए सरल का मतलब सीधा होता है, भोला होता है, रिजू होता है, लेकिन चतुर नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर चतुर यानी कि डी ही हो जाएगा। आइए 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। सुरक्षा का समानार्थी शब्द, है ना, सुरक्षा का मतलब जो होता है वही सेम अर्थ हमको इसमें ढूंढना है, तो बस चौकसी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है ना। छंद का उल्लेख सबसे पहले यानी कि कहाँ किया गया? तो ये ऋग्वेद में किया गया, इसको याद रखेंगे। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ है? जीवनी जो है सबसे पहले किस युग में पढ़ा गया? तो भारतेंदु युग में पढ़ा गया है, ये याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है ना। तो काव्य है तो इसको आपको ढूंढना है, तो ये होता है रामचरितमानस, ये एक काव्य है, ठीक है। कौन सी पुस्तक, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है, पूछ रहा है, ये ध्यान देना है। नहीं तो परीक्षा में होता क्या है कि अक्सर बच्चे नहीं शब्द को ध्यान नहीं देते हैं और झट से आंसर ढूंढ लेते हैं, तो वो गलत हो जाता है। नहीं है पूछा है, तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो उर्वशी नहीं है, ठीक है। स्मृति की रेखाएं इन्हीं का है, यामा इन्हीं का है, पथ के साथ इन्हीं का है। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न जो कहता है 20 नंबर प्रश्न कहता है या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरौंगी में कौन सा अलंकार है? हमने अभी बोला आपको कि आप जरूर से व्याकरण का किताब पढ़ करके एक बार जाएंगे तो आप वहाँ पर छंद, अलंकार, यौगिक, रूढ़ यौगिक की जितने भी परिभाषा है आप याद कर जाएंगे तो आप आसानी से इसमें ढूंढ पाएंगे, है ना।
तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यमक हो जाएगा, यानी कि यही ये जो है अलंकार है। 21 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो क्या कहता है कि ढाढ़े है नौ द्रुम डार गहे धनु कांधे धरे कर सायक लय में कौन सा छंद है ना। तो इसको कहते हैं सवैया छंद कहते हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्न कहता है कि न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा द्रुत विलंबित हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, द्रुत विलंबित। ठीक है, यानी कि ये द्रुत विलंबित छंद है। 23 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो 23 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए वह कहता है कि कोटि मनोज लजावन होर सुमुखी कहहु को अहि तुम्हारे सुनी समय मैं मंजुल बानी सकुची सिय मह मुस्कानी। प्रस्तुत कविता में सीता संकोच के साथ मुस्कुरा दी, अर्थात बता दी ये मेरे पति है, इसमें किस प्रकार की अर्थ प्राप्ति होती है। तो ये व्यंग्यार्थ है ना, इसको याद रखेंगे, व्यंग्यार्थ। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि आचार्य दंडी ने कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया है। तो ये आप याद रख सकते हैं, यानी कि 10। ठीक है ना, इसका आंसर जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। आचार्य दंडी ने कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया है, तो 10 हो गया है। चलिए आगे कुछ 25 नंबर प्रश्न में जो हमको दे रहा है, तो ये एक आप लोग कविता के रूप में कभी पढ़े होंगे, वहां से इसका जो है प्रश्न उठाया जा रहा है ना। तो देखिए कहता है कि मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असहाय साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है। तो आगे देखेंगे हम लोग, पहले विवेक मर जाता है, परिजन में उपसर्ग खोजना है ना। तो देखिए इसमें आपको कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग का जब आप परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ शब्द वैसे होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं, और कुछ शब्द वैसे होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं और उसका अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो यहाँ उपसर्ग पूछा गया है, तो जो पहले लगेगा, जन के पहले परि लगा देंगे तो परिजन हो गया, इसका अर्थ चेंज हो गया, तो इसीलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा परि हो जाएगा। तो हम लोगों ने हिंदी पार्ट को कवर कर लिया है बच्चों। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और साइंस और सोशल साइंस के सवाल को भी देखेंगे। यदि आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट कराना अच्छा लग रहा है तो आप जरूर कमेंट करें। यदि आप फुल सेट भी देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करें, तो हम फुल सेट को भी कवर करने का प्रयास करेंगे, कवर करेंगे आपके लिए, यदि आप चाहें तो, है ना। तो चलिए हम साइंस के क्वेश्चन को करने वाले हैं, है ना। साइंस में हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साइंस से है। तो देखिए अदरक का हम लोग तना खाते हैं। अदरक का क्या खाते हैं, तना खाते हैं। अदरक यानी कि गांव देहात में इसके लोग आदि के भी नाम से जानते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न हमारा कहता है 72 नंबर, क्या कहता है कि वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है। तो वातावरण में जो सबसे प्रमुख गैस है वो नाइट्रोजन है ना, यानी कि सबसे अधिक मात्रा इसकी होती है, करीब 78% नाइट्रोजन पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये आप देख सकते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है। ठीक है ना, तो ये आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, निकेल मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 74 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। तो ये भी प्रश्न आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए समुद्र का पानी जो होता है वो समुद्र का सुचालक होता है। ठीक है ना। चलिए 75 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CO प्लस N2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, यानी कि प्रोड्यूसर गैस इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है। आप लोग
साइंस में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एलपीजी एक ऐसा गैस होता है जिसमें ना तो कोई रंग होता है, न स्वाद, न गंध होता है, लेकिन उसको गंधीय पदार्थ बनाने के लिए, है ना, एक उसमें पदार्थ मिलाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको एथिल मर्केप्टॉन कहते हैं। ठीक है, ताकि जब भी हमारा गैस सिलेंडर लीकेज हो तो उसके गंध से हम पकड़ लें कि हमारा सिलेंडर जो है वो लीकेज हो रहा है, इसीलिए इस पदार्थ को एथिल मर्केप्टॉन को उसमें मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 पर चलेंगे कि बिजली के लैंप का तंतु बना होता है। बिजली के लैंप का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। 78 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे कि किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है ना। तो देखिए इसके चुंबक पर यही असर पड़ता है कि वह चुंबकत्व उसका क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे आइए 79 क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है ना। तो 79 का जो आंसर हो जाएगा वह सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट, यही जो है यह संश्लेषित डिटर्जेंट की श्रेणी में आता है। 80 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है, पूछ रहा है। अभी हमने बोला था आपको कि नहीं है शब्द पर जरूर ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं। तो इसमें से क्लोरीन हो जाएगा आंसर हमारा, है ना, यानी कि ये जो है बायोगैस में उपस्थित नहीं होता है। बायोगैस में आपको मीथेन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन क्लोरीन नहीं होता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। चलिए 80 यानी 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 81 बल का एसआई इकाई क्या हुआ, ये तो बहुत सारे बच्चे बता सकते हैं, इसका आंसर न्यूटन, ठीक है ना, एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह से प्रयोग नहीं होता है। फिर यहाँ नहीं लगा दिया गया, देख लीजिए, अगर होता है रहता तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, तो आयोडीन होता है। ठीक है, यानी कि हमारा 82 का 82 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्या कहता है 83 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 83 का जो आंसर हो जाएगा यानी कि एस यानी कि सल्फर होता है। 84 में बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का क्या नाम है ना। तो 84 में जो हो जाएगा हब्बल दूरदर्शी इसको कहते हैं। ठीक है, 84 का आंसर। आइए अगला प्रश्न है साइंस का, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रेटिना भी कहते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, है ना। तो बताइए पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन। 87 पर चलते हैं, क्या कहता है कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडे का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं उसको, है ना, क्या बोलते हैं उसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसको आप लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं 89 पर। कहता है कि निम्नलिखित में से पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है। 89 का देख लेंगे, तो इसका जो आंसर होता है वह सीमेंट होता है, जो कि पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रहित होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, तो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धोबिया सोडा का सही सूत्र है ना। तो धोबिया सोडा का जो सही सूत्र होता है, जिसको हम लोग कहते हैं यानी कि सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3 × 10H2O, इसी को कहते हैं धोबिया सोडा या धोने वाला सोडा। ठीक है, चलिए तो हमारा साइंस का पार्ट जो है, सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सोशल साइंस में चलते हैं, सामाजिक अध्ययन में। 91 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है, तो कहाँ से ज्ञात होती है। तो देखिए ये होती है मुहरों से ज्ञात होती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 91 का बी। 92 में कहता है, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद व पद दोनों में है। ये आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं तो जरूर पढ़ना है कहीं ना कहीं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह यजुर्वेद में हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 92 जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद व पद दोनों में है, तो वह है यजुर्वेद। ठीक है,
93 प्रश्न देखिए, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्यालय से था? कौटिल्य विष्णुगुप्त जिसको आप लोग कहते हैं, 93 का जो आंसर हो जाएगा वह तक्षशिला से हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, तो ये देखिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई प्रश्न है। तो गुरु अर्जुन देव को, है ना, गुरु अर्जुन देव को जो है यह जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। 95 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो क्या कहता है हमारा 95 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? मुगल काल की बात हो रही है तो गुलबदन बेगम का नाम आप लोग सुने होइएगा। तो गुलबदन बेगम जो है मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। अगला प्रश्न है 96, सती प्रथा का निषेध किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो 1829 में, है ना, 1829 में। तो ये देख सकते हैं। 96 के बाद हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे 97 में कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 97 में तो कहता है ये थे आपको एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट, जो कि पहली बार किसी महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। चलिए 98 में चलते हैं। तो 98 में क्या कहता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो 98 के हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, है ना, यही इसके लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो 99 का जो आंसर हो जाएगा अरविंद घोष थे। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष। 100 नंबर प्रश्न पर कहता है कि भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया था? है ना, तो ये जो हो जाएगा आप देख सकते हैं। तो इसको जो है 24 जनवरी 1950 को यानी कि अधिगृहित किया गया था। ठीक है, चलिए 101 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। क्या कहता है? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चंद्रशेखर आजाद ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने किया था। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी है ना, तो ये बनी है एम फातिमा बीबी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो एम फातिमा बीबी बनी है। 103 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे तो देखेंगे, ये देखिए क्या कहता है, इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है ना, तो ये जो है आपको कार्बनिक, ये व्यावसायिक खेती नहीं मानी गई है। तो देखिए इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? तो कार्बनिक। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 103 के बाद देखते हैं 104 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। देखिए 104 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? तो मतदाता सूची का जो परीक्षण है वो प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। ये आप याद रख सकते हैं। 105 नंबर प्रश्न में कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है ना, तो ये जो है 7.84%, है ना, यानी कि 7.84% क्षेत्र में बिहार में वन का फैलाव है। चलिए 106 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो क्या कहता है कि भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको वर्तमान परती कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वर्तमान परती कहते हैं। भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो वर्तमान परती कहते हैं इसको। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। 107 नंबर, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? लोकसभा को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, यानी कि सी। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। 108 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो कहता है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो 108 में कहता है कि वह किशनगंज हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो वह किशनगंज। 109 नंबर प्रश्न जो हमारा कहता है कि संसार की सबसे
ऊंची सड़क कहाँ पर है? तो संसार की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख उमलिंग ला दर्रा में है ना, दर्रा पे है। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो लद्दाख उमलिंग ला दर्रा। आ गया ये, यानी कि हमारा प्रश्न 110 नंबर क्या कहता है? तो 110 नंबर प्रश्न कहता है कि देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की थी? है ना, तो ये जो प्रस्तुत की थी वुडरो विल्सन ने प्रस्तुत की थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो वुडरो विल्सन ने प्रस्तुत की थी। तो बच्चों, आज हम लोगों ने हिंदी, साइंस और सोशल साइंस को कवर किया है, कंप्लीट किया है। यदि आप चाहते हैं कि पूरा सेट को हम कवर कराएं, है ना, तो हम जरूर कराएंगे। आप हमें जरूर कमेंट में बताएं आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, है ना, और इसमें से आपने कितने प्रश्नों का जवाब दिया। तो आप इसी तरीके से हमसे आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए और भी आगे सेट प्रैक्टिस लेकर के आते रहें। तो आपको जो भी समस्या हो किसी प्रश्न में समझने में, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, या आप फुल लेंथ सेट देखना चाहते हैं वो भी आप हमें जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपके लिए और भी प्रश्न लाने का कोशिश करेंगे। तो फिर हम आपसे बच्चों मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।